हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्स वेबर के कुछ वो प्रिंसिपल्स जो कि बहुत ही मशहूर भी हुए। मैक्स वेबर मैक्स वेबर के ये 6 प्रिंसिपल्स, हालांकि देखा जाए तो ऐसा नहीं कि हर जगह पॉपुलर हुए और हर जगह जो है इनको बहुत ही ज़्यादा सराहा गया, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस भी कुछ ज़्यादा ही थी। ठीक है, बट ये 6 प्रिंसिपल्स जहाँ भी लगाए गए, कुछ फैक्ट्रीज में लगाए गए जहाँ पर ऐसा ज़रूरी था, तो वहाँ पर इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए। राइट, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज मैक्स वेबर्स 6 प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये है हमारा अगला काम। एक काम करेंगे, इसकी लिमिटेशंस भी कर डालेंगे। ठीक है जी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी वो भी हम इसी सेशन में कर लेंगे। तो मैक्स वेबर का क्या कहना था, आइए देखें। जैसे आपने कभी गवर्नमेंट का देखा होगा, कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आपने कभी देखा हो तो भाई वहाँ पर हमारा ये जो पेपर वर्क होता है ना, बड़ा ज़्यादा होता है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। पेपर के अंदर हर चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। भाई प्रेजेंट तुम हो या नहीं हो, पेपर में लिखा है कि प्रेजेंट थे। सो आजकल तो जो है थोड़ा सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हर चीज़ जो है, क्योंकि ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। सो हर चीज़ को जैसे कहते हैं कि ट्रैक करना आसान है, बट पुराने टाइम में ऐसा बहुत कुछ होता था। सो ब्यूरोक्रेटिक जब बात वर्ड्स ये आ जाते हैं तो भैया इसका मतलब यही हुआ कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी को शो करते हैं कि रेड टेपिज्म होता है, इसी तरीके से काम होगा। एक आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई तोड़ेगा नहीं, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और मान लो जैसे आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करो तो आज इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, 22 साल के, 20 साल के, उन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया। हो सकता है उन्हें मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो सकता है ना भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन भाई वो ऊपर के लेवल पर जाके CEO बन गए उसके, और अच्छे लेवल पर उनकी फंडिंग भी हो रही है, बड़ा तगड़ा काम हो जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। तो पुराने टाइम में तो होता था भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है ज़रा बताओ, टेक्निकल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास कितने हैं, कितने साल से काम कर रहे हो, और तुम्हारे पेपर सर्टिफिकेट देके तुम्हें प्रमोट कर दिया जाता था। अच्छा तुम्हारी ये क्वालिफिकेशन है, चलो भाई तुम बड़ा काम करोगे। अच्छा तुम्हारी कम क्वालिफिकेशन है, तुम ये काम करोगे। ये नहीं देखना कि वो वैसे एफर्ट कितना डाल रहा है। तो ये कहानियाँ चलती थी। तो पुराने टाइम में तो मेरे दोस्तों मैक्स वेबर के ये पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उन सब जगह पर ये जो है अच्छी तरह से इनको फॉलो किया जा रहा था। राइट, सो एक तरह से देखा जाए कि अगर ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन आपको नज़र आ रही है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट एंटरप्राइज में, तो ब्यूरोक्रेसी वाले केस में ये 6 मेजर प्रिंसिपल जो थे वो काम करते थे। आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ एक्सटेंट तक ही पॉसिबल हो पाता है। सो आज जो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। सो ये है क्या, ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म किसकी, बिजनेस की, मैनेजमेंट की। मैक्स वेबर के द्वारा जब उसने अपने 6 मेजर प्रिंसिपल्स बताए, उसमें क्या क्या लिखा था, लेट अस स्टडी दैट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिचुएशन क्या होती थी कि जितने भी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में थे, मैक्स वेबर के प्रिंसिपल जो थे सब लोगों ने उस समय फॉलो किया, खासकर फैक्ट्रीज के अंदर। ठीक है कि नहीं। इवन दो वेबर्स राइटिंग्स हैव बीन वाइडली डिसक्रेडिटेड। क्यों? क्योंकि भैया ब्यूरोक्रेसी इससे बढ़ती थी, इसी कारण से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, फैक्ट्रीज़ में तो जो लेबर थी, ऐसी सिचुएशन में तो उनको कई बार कंट्रोल करने के चक्कर में यही फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को आगे भी चलाया। ठीक बात है कि नहीं, पुरानी बातें कर रहा हूँ ये मैं आपसे। वेबर्स के ये जो 6 प्रिंसिपल्स थे, आइए उनकी बात करें। सबसे पहले उन्होंने कहा जी एक हायरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल हायरार्की। टॉप मिडिल लोअर है तो ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर देगा, उसे वही करना पड़ेगा, और प्लानिंग ये निचले बंदे नहीं करेंगे, इनमें दिमाग नहीं होता, ये कहना था उसका। सेंट्रलाइज्ड लेवल रहेगा, जो टॉप ने बोल दिया वही नीचे वाले को करना है, दैट्स इट। कोई सोचना कुछ नहीं, एज इट इज। ये काम कहा तो आपने एज इट इज करके देना है, कोई अपना फालतू दिमाग नहीं चलाना, कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए हमें। ये था उसके अंदर, फॉर्मल हायरार्की थी। फॉर्मल हायरार्की कैसी कि भैया टॉप लेवल ने अगर कुछ बोल दिया तुम्हें वही करना है। ईच लेवल कंट्रोल्स द लेवल बिलो। ऊपर वाला नीचे को कंट्रोल करेगा, मिडिल वाला लोअर को कंट्रोल करेगा, लेकिन पूरी तरह से। होता तो हमेशा ही ऐसा है
लेकिन कंट्रोल करेगा पूरी तरह से, और वो अपने ऊपर वाले के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, अपने ऊपर वाले लेवल के द्वारा। तो फॉर्मल हायरार्की जो थी वो किस पर बेस्ड थी कि भैया ऊपर से ऑर्डर आया है, बस यही करना पड़ेगा, दिमाग में चलाओ, जो ऊपर वाले ने बोल दिया, टॉप लेवल के बंदे ने या मिडिल लेवल के बंदे ने, ऊपर वाले ने बोल दिया, हमारे हेड ने बोल दिया, वही काम होगा, दैट्स इट। अच्छा वो सही है गलत है भूल जाओ, ये नहीं सोचना, जो उसने कुछ कहा कुछ सोच के ही बोला होगा, ये सिचुएशन थी। सो सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग थी और सेंट्रल लेवल पर ही डिसीजन मेकिंग थी, निचले लेवल को कोई भी डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं था और किसी भी तरह के उसको क्रिएटिविटी दिखाने का कोई चांस नहीं दिया जाता था, राइट। सो मैनेजमेंट इसका मतलब रूल्स के हिसाब से चलती थी, जो रूल्स बन गए भैया सेंट्रल के द्वारा वही चीजें चलेंगी, हाई लेवल पे जो रूल बन के आ गया दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एट लोअर लेवल्स विदाउट एनी क्वेश्चन। तो भैया कोई सवाल नहीं है, जो बोल दिया गया, रूल्स जो बोल रहे हैं एज इट इज आपको करना है, हायर लेवल पे वो डिसीजन ले लिया गया है, तो नीचे आपको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है जी। ये थी कहानी। अब उसके बाद आगे चलें तो ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली स्पेशलिस्ट के द्वारा जो है चलाया जाता था। जिस बंदे को बोल दिया कि भाई उसने डिसीजन लिया तो वो अपने फील्ड का स्पेशलिस्ट है, तो हमने उसे ऑर्गेनाइज्ड लेवल पर इस तरीके से रखा है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, उसके निचले वाले लोग जो हैं वो केवल उसी को फॉलो करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो फंक्शनल स्पेशलिटी यहाँ पर डाल दी गई थी, जिस चीज़ का फंक्शन है वही काम वो कर रहा है, स्पेशलिस्ट लोग इसमें आएंगे। तो इस कारण से देखो ये फैक्ट्री पर कितना सेट होता है, बिल्कुल सूट करता है। वर्क इज टू बी डन बाय स्पेशलिस्ट एंड द पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू यूनिट्स बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ वर्क, और जिस तरह का उनका स्किल है वैसे बांट दो। ऑर्गेनाइजिंग तो ऐसे ही होती है भाई, जनरली ऐसी होती है फंक्शनल लेवल पर। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, अगला पॉइंट कि भैया जो भी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त क्या सोच रही है उसके मिशन पर डिपेंड करता है। उसका मिशन कैसा है, या तो अप फोकस्ड होगा या इन फोकस्ड होगा। अप फोकस्ड का मतलब ये हो गया कि भैया जिसने इस कंपनी में, इस बिजनेस में पैसा लगाया है, जो वो कह रहा है वो करो, उसके हिसाब से चलो। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद केवल स्टेक होल्डर्स का जो है ध्यान रखना है कि उन्होंने पैसा लगाया भैया, जो वो बोल रहे हैं वो करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला वही करना है, सिंपल सी बात है। या जो भी ऐसी एजेंसी है जिसने जेब में पैसा डाला है, जिसके द्वारा ये एम्पावर्ड है, जहाँ से फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, जो मालिक लोग हैं जो वो कह रहे हैं वही करना है हमने। डजंट मैटर कि भैया निचले लोग क्या सोचते हैं। तो मालिक ने बोल दिया हाँ जी, सिगार पीता हुआ आया कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, ये कर लो वो कर लो, जैसे मर्जी कर दो, सैलरी कम कर दो, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने बस अपने नीचे वो डिसीजन ले लेने हैं। सीधी सीधी बात है, ये नहीं सोचना कि भैया उसका असर लेबर पर क्या होगा। लेबर जाती है तो जाए, बहुत सारी मिलती है, ये सोच के भी कई बार डिसीजन लिए गए। हर बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सोच कर भी डिसीजन लिए गए। इसीलिए तो ब्यूरोक्रेसी उसे कहा गया, और इसीलिए कहीं कहीं पर इसके नेगेटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिले, राइट। सो इफ द मिशन इज डिस्क्राइब्ड एज अप फोकस्ड, अगर उन्होंने कह दिया भाई हमारा मिशन इस वक्त क्या है, अप फोकस्ड है, देन द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस क्या होगा, स्टेक होल्डर्स को, बोर्ड को या एजेंसी को जिसके द्वारा ये एम्पावर्ड है, जिसने इनको पावर दी है, जो वो कह रहा है बस वही किया जाएगा। और दूसरा मिशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ये कि हाई प्रॉफिट कमाओ, मार्केट का शेयर जितना है उसमें से हमारा कितना हिस्सा होना चाहिए वो देखो, पैसा कहाँ से आ रहा है उसको देखो। तो ये थे इन फोकस्ड कि बस ऑर्गेनाइजेशन को देखो क्या फायदा हो रहा है, ये सिचुएशन थी इसमें, राइट, इन फोकस में। सो इफ द मिशन इज टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, तो ये जो है हायर प्रॉफिट्स कमाओ, मार्केट शेयर लो, कैश स्ट्रीम्स फॉलो करो भैया, लेके आओ जल्दी जल्दी, ज़्यादा से कैश आ सकता है, ये कहलाई इन फोकस्ड। ये उसने दो तरह के मिशन यहाँ पर डिफाइन किए थे, राइट। फिर उसके बाद पर्पसली इम्पर्सनल। पर्पसली का मतलब जानबूझकर इसे फॉर्मल रखा गया, इम्पर्सनल जो थे, जैसे कहते हैं ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर वर्कर आपस में बातें कर रहे हैं, वर्कर को एक दूसरे से बातचीत करने का, डिस्कशन करने का अधिकार है, वो सब यहाँ है ही नहीं भैया। ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट चल रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक का ब्रेक है, 10 मिनट का, खाना खा के जल्दी पहुंचो, बस जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करते रहो मशीन की तरह, जैसे मशीन चल रही है वैसे मशीन चलाओ, तो मतलब वैसे अपने आप को चलाओ, ये कहानी थी।
सो ये पर्पसली इम्पर्सनल थे, जानबूझ के, ताकि समय व्यस्त ना हो, समय वेस्ट ना हो और सारे के सारे अपने कामों में ही व्यस्त रहें, ये पर्पस था। द आइडिया इज टू ट्रीट एम्प्लॉइज इक्वली एंड कस्टमर्स इक्वली। भैया सारे के सारे कस्टमर हमारे लिए एक जैसे हैं, इम्पर्सनल रहो सबसे, फॉर्मली ट्रीट करो सबसे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को उन्होंने कहा कि हम नहीं लेके आएंगे, काम से काम रखेंगे एज इट इज़, सिंपल सी बात है। फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है बेटा आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, उसका सिलेक्शन प्रमोशन उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर ही डिपेंडेंट था। कई लोग ऐसा भी होता है भैया टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन उनके पास काम करने का सलीका बहुत है, काम करने का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलने वाला यहाँ। वाई? बिकॉज उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है। सो इसी कारणों से देखा जाए तो कुछ चीज़ें कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती हैं, ये कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हैं। दैट इज़ वाई बहुत सारे केसेस में इसे क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि इट वॉज टू मच रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो भाई इतने रिजिड रूल्स रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही नहीं, तो भला काम कैसे चलेगा? मैनेजमेंट की कहानी है भैया। तुम कह रहे हो सिर्फ फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्म करने की इजाज़त ही नहीं है। तो भाई आपने मशीन तो है मशीन, लेकिन आपने ह्यूमन को भी मशीन बना दिया। सो ये जो है ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। फिर लॉट ऑफ पेपर वर्क वॉज देयर, कि पेपर के अंदर लिखा होना चाहिए, रिपोर्ट्स ऊपर पहुंचनी चाहिए। सो इस पेपर वर्क में बहुत सारा समय व्यर्थ होता था, एफर्ट लगता था, मनी लगता था, राइट। तो हालांकि आप देखोगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पेपर वर्क चाहिए ही बहुत, क्योंकि सबूत के रूप में रखा जाता है उसे, है ना। और मकसद यही है कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है आसान हो जाए बाद में, लेकिन चक्कर ये हो जाता है कि उसके चक्कर में डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूल्स को फॉलो करना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना है, ये अपने आप में अलग एक चैलेंज बन जाता था। फिर आप देखोगे कि क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए तो आपको भैया फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, और यहाँ पर इतनी रिजिडिटी है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखते हो ना कि एक फाइल पास होने में भाई साहब अभी सीनियर के साइन नहीं हुए, फिर ऊपर साइन होंगे, फिर ऊपर साइन होंगे, फिर वो चेक करेगा। तो इस तरह से दिक्कतें आती हैं। अगर वो आप मैनेजमेंट में ले आओगे सो इट इज़ गोइंग टू बी इवन डिफिकल्ट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो चलो समझ में भी आती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के साइन करने से कई गड़बड़ भी हो सकती है। दैट इज़ वाई मल्टीपल लेवल्स पर उसकी चेकिंग होती है। गवर्नमेंट में उसका एक काम करने का एक रीज़न है ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कोई रीज़न नहीं है ब्यूरोक्रेसी का कि एक मैनेजमेंट एक बिजनेस में ऐसा चले। दैट इज़ वाई इट वॉज अ प्रॉब्लम। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ी बात थी। आपने प्रमोशन कर दिया, कहीं ट्रांसफ़र करना, तो बस देख लो भैया उसका सर्टिफिकेट देख लो। अरे भाई एम्प्लॉय की अपनी कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, उसका स्किल सेट है, वो भी तो देखो। खाली पेपर देखने से क्या चलेगा? खाली आपको काम अच्छा आता है इससे काम नहीं चलेगा। आप उस काम को आप क्या डेडिकेटेडली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, ये सब बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर उसको कोई ज़्यादा तरजीह, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। इसी कारण से डिफ़िकल्टी भी आती थी कोऑर्डिनेशन में भी और कम्युनिकेशन में भी। सो ये इसकी सारी की सारी जो थी ये दिक्कतें थी। इन्हीं पॉइंट्स पर इसे क्रिटिसाइज भी किया गया, राइट। तो आइए ज़रा इसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। सो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ क्रिटिकल हो गए लोग इसको लेकर के कि यार ये क्रिटिसिज्म होना इसका शुरू हो गया। तो सबसे पहली बात, टू मच एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन इतने रिजिड थे, इतने इनफ्लेक्सिबल थे कि उसके कारण दिक्कतें ही बहुत आती थी, राइट। तो इस कारण से होता क्या था? इस कारण से मेरे भाई ये अननेसेसरी डिले होता था। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, तो भला कैसे जल्दी काम हो। और राइट, इसके अलावा फॉर्मल ज़्यादा थे रूल्स के कारण, इनफॉर्मेलिटी उसमें थी नहीं, लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे, इंपॉर्टेंस इनफॉर्मल ग्रुप्स को दी ही नहीं गई। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स, तो भैया इनका पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स ही जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से कहाँ बढ़िया तरीके से आगे ले जाते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर उसके अलावा इतना पेपर वर्क था वहाँ पर जिस बेहिसाब, और उस पेपर वर्क के कारण भी डिले होता था, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी, ये भी बहुत बड़ी उसकी दिक्कत थी, राइट। तो देखा जाए तो हमने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को तो ये सूट करता है,
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ये सूट करता है, लेकिन किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि बिजनेस कर रही है उसके लिए इसको लेने का कोई मकसद नहीं है, बिकॉज वहां तो क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। और इतने प्लान्स प्रोसीजर्स, इस इनफ्लेक्सिबिलिटी में, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस में भला आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला सकते हो, राइट? सो दिस वाज अ क्रिटिसिज्म पॉइंट। सो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मे बी सूटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ भाई ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली ये सूट कर सकता है, बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो भैया क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर चाहिए, फटाफट से काम हो सके, ये वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? और इसमें इतनी ज़्यादा टेक्निकल क्वालिफिकेशन को इंपॉर्टेंस दे दी कि किसी को प्रमोट करना है, ट्रांसफर करना है, अच्छा ठीक है जी, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, उसे प्रमोट करो जी। वो है जी एमटेक। अरे एमटेक क्या करेगा यहाँ पर, बीटेक क्या करेगा? तुमसे बढ़िया काम तो दूसरा एक कर देता है जो 12वीं पास है बस, लेकिन उसको मशीनों की नॉलेज तुमसे ज़्यादा है, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो तुमसे ज़्यादा कमिटेड है, तो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे तुम। सो देयर वर मल्टीपल थिंग्स जो कि यहाँ पर देखी जाती थी। सो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉई वॉज नेवर कंसिडर्ड हियर, राइट? सो इसीलिए डिफिकल्टी आती थी भाई, कम्युनिकेशन में भी, कोऑर्डिनेशन में भी, सब में दिक्कतें आती थी। तो देखा जाए, आज हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन एक हमारा एसेट है, हमें उसकी केयर करनी है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी कॉम्पनसेशन का ख्याल रखना है, हज़ारों बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कोई स्कोप है? वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। सो इसीलिए यहाँ पर दिक्कतें थी। देयर इज अ वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह देना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई सारे के सारे प्रिंसिपल्स की कहानी, और हमने ये प्रिंसिपल्स के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी देख ली, उसके ये क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर देख लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं पर करेंगे समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा। बाय बाय, टेक